सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और मेरे साथ हैं सोनाली पाठक जी। तो सोनाली, आपको भी नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल है? अच्छे हैं हालचाल तो। और एक बात पूछना चाहती थी। हाँ, पूछिए। आपकी मुस्कुराहट का राज जानना चाहती हूँ। आप जब भी मिलती हैं मुस्कुराती भी मिलती हैं, हंसते हुए मिलती हैं। फिर जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। आपने बताया आप बहुत दूर से आती हैं, 3 ट्रेनों को पार करते करते यहाँ पहुँचती हैं। तो इतने समय में तो आपका चेहरा मुरझाना चाहिए ना। ये जो है ना मंदाकिनी जी, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा, क्योंकि श्रोताओं से मिलता है जो प्यार और रेडियो से जो बचपन से जुड़ा हुआ हमारा प्यार है, वही सब इसकी वजह है। और बस मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर मुस्कुराहट नहीं है तो जिंदगी हमारी तो बिल्कुल एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाएगी। तो बस मुस्कुराते रहना चाहिए, जो हमें एक हेल्दी जीवन जीने का संबल देता है। अरे वाह, क्या बात है। तो आपने तो मुझे भी मोटिवेट कर दिया है कि मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा। और चलिए, तो आज बता देते हैं, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आज हम इस कार्यक्रम में क्या क्या लेकर आए हैं। जी, तो आज खास दिन है। आज है विश्व बाल दिवस। साथ ही आज एक खास दिन है विश्व क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फेफड़ा रोग दिवस। और साथ ही विश्व धरोहर स्थल सप्ताह भी चल रहा है अभी। और कौमी एकता सप्ताह तो हम मना ही रहे हैं जी। और साथ ही व्यंजन विधियां भी हमारे कुछ श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं और हम भी बताएंगे। क्या बात है। आज मैं आपका टिफिन देख रही थी तो बहुत सारे व्यंजन थे उसमें, इसलिए व्यंजन को लेकर आप बहुत लालायित रहती हैं, है ना? जी। और जैसे एनर्जेटिक रहना है तो अच्छा खाना पीना हो, पेट भरा हो, तो हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो लगता है आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए आप मुस्कुरा रही हैं। तो हमारे श्रोता भी इस वक्त खा चुके होंगे खाना तो। और गाना सुन के भी हमारा पेट भर जाता है ना। तो चलिए गाना सुन लिया जाए। सुनते हैं। धीरे धीरे
भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙিলা রঙিলা শাম সাবরে। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। सोनाली, बात चल रही थी आपकी मुस्कुराहट की, हंसी की और खुश रहने की। जी। एक और ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर हमें याद आ जाता है कि ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। मतलब मेरी पहली, आप समझ रही होंगी। जी जी जी, बचपन याद आ जाता है। बचपन ऐसे ही होता है ना, निस्वार्थ रूप से बिल्कुल हंसते खिलखिलाते हैं। हाँ, खिलखिलाते हुए जब कोई व्यक्ति हमें मिलता है मुस्कुराते हुए, तो उसका जो भोलापन है वो सामने आता है। और भोलापन का नाम लेते ही हमें अपना बचपन याद आ जाता है, बाल मन। तो आज क्या है? आज बाल दिवस है, विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस है और प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1954 से की गई। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो और उनका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। प्रतिवर्ष यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है और इस वर्ष भी थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, और जिसमें बच्चों के मौलिक अधिकार, शिक्षा, भोजन, आवास, स्वच्छता, स्वस्थ जीवन, ये सभी बातें भी शामिल है। जी। और हमारे बहुत सारे साथी भी इस विषय पर कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। हाँ। हमारे एक साथी लिखते हैं कि विश्व बाल दिवस की बधाई। बचपन एक ऐसी अवस्था है जो हम सभी को रोमांचित कर देता है। वो सच्चापन, मासूमियत और हर पल मौज मस्ती, ये सब कुछ सोच कर फिर से बचपन में जाने को मन करता है। बहुत सही लिखा आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। इसका उद्देश्य है बच्चों के प्रति अपने अधिकारों के बारे में उनका जागरूक करना। मैं आज कुछ कहना चाहूंगी एक मुद्दे पर जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में है और विदेशों में भी बन गया है, बाल मजदूरी। ये एक गैर कानूनी कृत्य है जो बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर कर देता है और ये व्यवहार मालिक को कभी कभी अभिभावकों द्वारा किया जाता है, जो बच्चों को छोटी सी उम्र में ही बड़ा बना देता है। ऐसा ना करें। इन नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ने दें, खेलने दें, उनके छोटे से हाथों में काम की जिम्मेदारी ना सौंपें। क्या बात है, बहुत सही बात लिखी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह गीत सुनकर हमें भी बचपन याद आ जाता है। दिल में खलबली के साथ नया बल मिल जाता है। और बाल दिवस के आपने भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आपने गीत की पंक्तियां तो बोली सोनाली, लड्डू खा गई आप इस बीच में से। हमारे श्रोता लड्डू लिखना भूल गई, आप लड्डू गप कर गई बीच में। खा लिया लड्डू। इतना अच्छा होता है ना मंदाकिनी जी की, खाने का दिल ही करता है। जभी। और तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाल दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में की गई थी और ये प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने और बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि विश्व बाल दिवस मनाने का महत्व। विश्व में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन में पूर्ण रूप से विकास ही नहीं हो पाता है। उम्र के साथ वे अलग अलग प्रकार की बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उनका विकास बहुत कम होता है, जिसका असर आने वाले समय में नजर आता है। अतः दुनिया भर के सभी बच्चों के विकास के लिए साल भर ही गतिविधियां चलती रहना चाहिए। एक श्रोता काफी विस्तृत अपनी बात लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि विश्व बाल दिवस मनाने का महत्व
विश्व में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन में पूर्ण रूप से विकास ही नहीं हो पाया। उम्र के साथ वे अलग अलग प्रकार की बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उनका विकास बहुत कम होता है, जिसका असर आने वाले समय में नजर आता है। अतः दुनिया भर के सभी बच्चों के विकास के लिए साल भर ही गतिविधियां चलती रहनी चाहिए। बहुत सही कहा इन्होंने कि एक दिन में हमें बच्चों पर बात करना होता है कि आज बाल दिवस है, इसलिए बच्चों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ताउम्र हमें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और अपने अंदर का बचपन हमेशा जीवित रखना चाहिए। तो अब एक गीत सुन ले। सुनते हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और पात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। सोनाली, कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि बच्चे मन के सच्चे। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि हम बड़े लोग कब सच्चे होंगे?
है ना? पता नहीं, उम्र के साथ साथ वो सच्चापन हम भूल जाते हैं। हाँ। और मन में एक अलग ही कड़वाहट आ जाती है। हाँ, मन में पता नहीं कितने सारे ख्यालात आ जाते हैं जी। सच्चाई से हम दूर होते चले जाते हैं, है ना? और अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है कि मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या हानि है। तो यानी ये मेरे अपने हैं, ये अच्छे हैं, हाँ, वो बुरे हैं, ये हमारे मन में ख्याल आने लगते हैं। हाँ, तो बच्चों की जब बात चल रही थी तो बच्चों में एक खास बात होती है क्या कि वो मिलजुल कर रहते जी, हैं। जैसे कट्टी भी कर ली उन्होंने तो हाँ। बस थोड़ी सी देर में पक्की भी कर जाती है। हाँ, यानी कट्टी पक्की चलती रहती है उनकी, लेकिन मन में कभी मैल नहीं होता, नहीं है होता ना? है, अगले ही जी। पल वो गले मिल जाते हैं, अगले ही पल वो बातचीत करने लग जाते हैं। तो इसी से जो मिलती जुलती एक बात हम आज करना चाहते हैं, जी। जो खास सप्ताह हम मना रहे हैं, कौमी एकता सप्ताह, जहाँ ये बताया जाता है कि हम सभी को मिलकर रहना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। और प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है, जिसे सांप्रदायिक सप्ताह भी कहा जाता है। कौमी एकता सप्ताह का आयोजन राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन NFCH द्वारा किया जाता है। यह गृह मंत्रालय से जुड़ा एक स्वायत्त संगठन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। और प्रतिवर्ष पूरे सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस समारोह के दौरान भारत की आजादी और अखंडता की सुरक्षा और मजबूती की प्रतिज्ञा भी ली जाती है। पूरे सप्ताह के समारोह का उद्देश्य पूरे भारत में विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच एकता, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना का प्रचार करना है। कौमी एकता सप्ताह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी एकजुट होकर अगर रहे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और हम सभी को कौमी एकता सप्ताह की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथी भी कुछ मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं इस विषय पर। अच्छा, तो लेकिन एक गीत सुन लिया जाए पहले। हाँ, सुनते हैं। हाँ। बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। साज
हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। नन्हे शहजादों करके लेताओ, तुमसे हमने क्या क्या उम्मीदें हैं लगाई। जी हाँ सोनाली, प्यार बांटते चलो और प्यार बांटते ही चलो, है ना? कितना अच्छा संदेश दिया है इस गीत में। और बस प्यार बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, और ऐसा ही एक प्रयास किया जा रहा है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आज शाम से शुरू होने वाला है, उसके अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारी फिल्में, विभिन्न भाषाओं की फिल्में, है ना, विविधता में एकता का वहाँ प्रदर्शन होगा, है ना? तो आइए हम सुनते हैं 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की एक रिपोर्ट। नमस्कार। गोवा अपने सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। गोवा अपनी बेमिसाल संस्कृति, कला और परंपरा के लिए भी जाना जाता है, और गोवा जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए। सिने प्रेमियों को जिस दिन का पूरे वर्ष भर बेसब्री से इंतजार रहता है, वो दिन आज आ गया है। आज 20 नवंबर 2024 को भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन शाम 5 बजे हुआ। उद्घाटन समारोह गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में अभी भी चल रहा है। फिल्म सितारों की उपस्थिति में एक शानदार उद्घाटन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक अविस्मरणीय शाम सिने प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहने वाली है। आज से शुरू होने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव की औपचारिक शुरुआत पणजी के आइनॉक्स में अब से थोड़ी देर पहले ही ओपनिंग फिल्म बैटरमैन के प्रदर्शन के साथ हुई। इस ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बैटरमैन के निर्देशक हैं माइकल ग्रेसी। ओपनिंग फिल्म के लिए ऑस्ट्रेलिया की फिल्म का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया विशेष आकर्षण का देश होगा। ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। ओपनिंग फिल्म बैटरमैन अंग्रेजी भाषा में है और ये म्यूजिकल फिल्म ब्रिटिश पॉप हस्ती रॉबी विलियम्स के जीवन पर आधारित है। रॉबी विलियम्स के बचपन के संघर्ष और कठिन परिश्रम से लेकर उनकी सफलता की ऊंचाइयों तक के सफर को इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म ये संदेश देती है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन और लगन से कार्य करता है तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। मुश्किलें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। फिल्म के निर्देशक माइकल ग्रेसी ऑस्ट्रेलिया के जाने माने फिल्मकार हैं। सन 2017 में माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन सिने प्रेमियों को खूब भाई। इस वर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को और विस्तार दिया गया है। इस बार पणजी, परवरी और मडगांव में आइनॉक्स में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के अलावा फोंडा के सिंगल स्क्रीन सिनेमा, मैजिक मूवीज और पणजी शहर के सम्राट अशोक सिनेमा हॉल में फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात यह है कि इन सभी सिनेमाघरों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए सुसज्जित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अकादमी परिसर में ही दरिया संगम पर डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्थान पर कोई भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारतीय फिल्मों की यात्रा के बारे में जान सकता है। फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए पुरुषोत्तम को। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर एक रिपोर्ट, है ना सोनाली? और हमारे जो मैंने कहा था मंदाकिनी जी के हमारे साथी भी बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि कौमी एकता सप्ताह का उद्देश्य सभी धर्म के बीच आपस में संबंध और भाईचारा बनाए रखना है और इस सप्ताह का उद्देश्य एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना है। बहुत सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता समारोह के दौरान भारत की आजादी और अखंडता की सुरक्षा और मजबूती की प्रतिज्ञा ली जाती है। प्रतिज्ञा में ये दृढ़ निश्चय किया जाता है कि सभी प्रकार की मान्यताओं के साथ ही भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और राजनीतिक सिद्धांतों के लिए अहिंसा, शांति और विश्वास को जारी रखा जाएगा। बहुत सही संदेश हमारे सभी साथी लिखकर भेज रहे हैं। लिखते पढ़ते हम बहुत सभी हैं, पर बस उसे अमल में लाने की हमें जरूरत है। एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहने की जरूरत है। और भाईचारा किससे बढ़ता है मंदाकिनी जी?
प्यार बांटने से और खाना बांटने से। ये बात हमारी एक सखी लिख कर भेज रही है। हम तो अभी खाना खा रहे हैं, सखियों वैसे मुस्कुराने की वजह खाना तो है, पर उससे कहीं ज्यादा दूसरों को खुशी देने में है। सबके साथ मुस्कुराने का मजा कुछ और भी होता है, जैसे आप दोनों के साथ हम श्रोता मुस्कुराते हैं आप दोनों की बातें सुनकर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है सोनाली, कि जो सखी और सखा हमें सुन रहे हैं उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए हमारी छेड़खानी से, हमारी बातों से, है ना। जी, और उनके संदेश के माध्यम से हम भी उनसे जुड़ जाते हैं। और आज एक खास दिन और भी है। आज विश्व धरोहर सप्ताह यानी वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है। तो प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये एक सप्ताह तक चलने वाला ये एक उत्सव है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा उत्सव है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों की परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और विश्व धरोहर सप्ताह यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। भारत में यह उत्सव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर स्थल वे स्थान है या स्मारक हैं जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक होते हैं और अन्य प्रकार का महत्व भी रखते हैं, और इनकी रक्षा करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि ये धरोहर भावी पीढ़ी के लिए उसी अवस्था में बनी रह सके। ये न हो सोनाली कि हम घूमने जाएं और वहां पर जाकर हम अपने नाम लिखाएं या वहां पर जाकर हम पान की पीक थूकाएं या हम आसपास जाकर किसी तरह का उस दीवार को या उस स्मारक को नष्ट कराएं। तो ये बहुत गलत बात है। ये बहुत दिल दुखता है जब वहां पे ब्लेड से काट देते हैं। इतनी सुंदर वो किला होता है, उसमें चौक से लिख देते हैं, थूक देते हैं। फिर कुछ खाने का सामान है, चिप्स के पैकेट है, वो सब वहां पर फेंक देते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल। और इसे हमें बच्चों को भी सिखाना है, समझाना है कि ये जो है धरोहर है, इनका संरक्षण करना हमारी भी जिम्मेदारी है और इनका सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और इस वक्त हमारा कर्तव्य है एक छोटा सा अंतराल लेना। जी। इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का कार्यक्रम में स्वागत है। जी, और हमारे साथी लिख रहे हैं कि इस सप्ताह का उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। विश्व धरोहर सप्ताह एक उत्सव से कहीं बढ़कर है, क्योंकि यह लोगों, समुदायों, सरकारों और व्यक्तियों से इस अमूल्य विरासत स्थल के संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करने का एक तरीका है। यह सांस्कृतिक विविधता में गर्व की भावना को भी बढ़ावा देता है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व धरोहर सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि लोगों, समुदायों, सरकार और व्यक्तियों से इस अमूल्य विरासत स्थल के संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करने का एक नया तरीका है। यह सांस्कृतिक विविधता में गर्व की भावना को भी बढ़ाता है और हमें परिभाषित करते हुए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। जी, और हमारी एक सखी कहती है कि मैं इस बारे में लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी ऐसे ऐतिहासिक धरोहर में जाते हैं तो कृपया उसे गंदा ना करें, उसे साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये हमारी विश्व धरोहर है। हर बार ये आग्रह हमें करना होता है कि कहीं भी हम जाते हैं, चाहे घूमने जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, वहां जाकर हमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना। चाहे वो वैचारिक हो और चाहे वो आसपास हमने किसी सामान को फेंक दिया है सामाजिक हो, जाएं तो उस जगह को साफ रखें। तो विश्व धरोहर स्थल सप्ताह इस साल बता रहे हैं कि जो मनाया जा रहा है उसका उद्देश्य वही है कि हमारी धरोहर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और लोगों को इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम जाते हैं तो उसे गंदा न करें, साथ ही
जब मैं जाती हूँ तो वहाँ साफ सुथरा उस जगह को रखती हूँ। जी, यानी कहने की बात यह है कि हम अपने घर को साफ रखते हैं, पर घर से बाहर जाते हैं तो कचरा फैलाने लगते हैं। तो दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख महसूस होता है कि हम उन जगहों पर भी जाके जो है अपने घर की तरह घन व्यवहार करेंगे तो हमारा देश, हमारी पूरी पृथ्वी सुंदर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे विचार एकदम बदल जाते हैं, और वहां जाकर चाहे हम कार्यालय में हैं या किसी के घर जा रहे हैं, किसी समारोह में भी जब हम जाते हैं ना सोनाली, तो हमें लगता है खाया पिया और फेंका, बस, है ना। प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, बस खाने की चीजें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो बहुत ये इसमें हमें बहुत सजगता की जरूरत है, और हमें बच्चों को भी इस विषय में बहुत जागरूक करने की बहुत जरूरी है। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे भी करने वाले हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वहां जाकर आप बच्चों को ले जाते हैं, वहां जाकर आप फोटोज खींचते हैं, लेकिन अगर आपने यत्र तत्र गंदगी फैलाई है तो बच्चे भी वही देखेंगे, और जब वो बड़े होकर उन स्थलों पर जाएंगे तो वो भी वही कार्य करेंगे जो आप करके आए हैं, है ना। तो इस बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब ध्यान रखना है अपने श्रोताओं का कि उन्हें एक गीत सुनना है। सुनते हैं गीत। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी, तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक टोल फ्री नंबर
1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए उनके बलिदान के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बिल्कुल। और इस दिन यानी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्होंने अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए और उनका स्मरण करने के लिए देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल। आज हम बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गौंदिल्यू और सिद्धू और कानू मुर्मू को याद कर उन्हें नमन करते हैं। बिल्कुल नमन करते हैं। इन महापुरुषों ने जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं हमारे जीवन में, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जी। और जैसे बचपन की बात कही थी आपने, तो हमारे एक साथी ने बहुत प्यारा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखते हैं कि बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह न थी, हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। मतलब अब ये सब था में तब्दील हो गया है सोनाली, है ना? पर इसे है में भी बदल सकते हैं। हाँ। कुछ अपने व्यवहार के कारण, कुछ आदतों के कारण। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम कहते हैं कि इंसान को हर वक्त जो अपने भीतर का बच्चा है उसे जिंदा रखना चाहिए ताकि जिंदगी आसानी से गुजर जाए। जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाना भी वैचारिक रूप से कहना चाहिए, मानसिक रूप से थोड़ा सा हमारे लिए उत्साहहीन हो जाते हैं। हालांकि बच्चों से पूछा जाए ना तो वो कहते हैं कि हम कब बड़े होंगे, उन्हें बड़ा होने की इच्छा होती है। जी जी। पर बचपन की बात याद आती है ना मंदाकिनी जी, तो हमें बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हम कितना भी खेलते थे तो हम कभी भी थकते नहीं थे। कितना दौड़ते थे, कितना भागते थे, कितनी सीढ़ियां चढ़ जाते थे। तब हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। पर उम्र के साथ थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ी कि हमारी सांस फूलने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बचपन में जिस तरह से हम खेलते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो जीवन तो भाई वो अद्भुत जीवन होता है। और आपने सही कहा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया भर की बीमारियों का हम शिकार होते चले जाते हैं। तो आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। इतनी महत्वपूर्ण दिन की बातें तो हम कर ही रहे हैं जब से आए हैं इस कार्यक्रम में। आज भी एक खास दिन है, विश्व क्रोनिक अवरोधी फेफड़ा रोग दिवस है, यानी COPD जिसे हम कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, है ना। और ये दिन प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, यानी आज के दिन। और इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। जी। COPD ये एक फेफड़ों की आम बीमारी है जो वायु प्रवाह को बाधित करती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। धूम्रपान और वायु प्रदूषण इस बीमारी का मुख्य कारण है। बिल्कुल सही कहा। और धूम्रपान करने वालों के साथ साथ जो लोग उनके आसपास भी रहते हैं उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। यानी जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया खुद के तो आप फेफड़ों का नुकसान कर ही रहे हैं, पर आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में और भी बुजुर्ग हैं, अन्य सदस्य हैं, तो उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो धूम्रपान को बिल्कुल भी अलविदा कर दीजिए, एकदम से दूर हो जाइए उससे। लेकिन क्या होता है सोनाली, जब हमें लत लग जाती है ना किसी चीज की, तो उससे निजात पाना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए मन को कठोर करना पड़ता है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, तब जाकर आप किसी लत से अपने आप को छुड़वा सकते हैं। तो जिन लोगों को धूम्रपान की आदत है, नशाखोरी की आदत है, अगर वो अपने भीतर एक जज्बा पैदा कर ले कि नहीं, हमें अपना भी और अपने बच्चों का या अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है और लंबी उम्र जीनी है, तो यकीनन वो कहीं ना कहीं उस लत से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, बस कोशिश करना चाहिए। और साथ ही धूल या रसायनों से जो है वातावरण में जो काम करते लोग हैं उन्हें भी कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। कि अब जैसे काम तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, पर उस वक्त हमें मुंह पर मास्क लगाना चाहिए ताकि जो धूल
कण जो है, प्रदूषण जो है, वो हमारे सीधे से नाक के माध्यम से हमारे फेफड़े तक ना जाए। बिल्कुल। आप कौन सा काम कर रहे हैं, जैसे कामगार होते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, हमारे मजदूर होते हैं, जहाँ मिट्टी है, खुदाई है ना, इस तरह से चूना है, बजरी है, इनके बीच में काम करते हैं, तो वहां पर धूल के कण या पेंट का काम है, दीवारों को रगड़ने का काम है, इस तरह से बहुत सारे काम है जिनसे हमारे फेफड़े प्रदूषित हो जाते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर मुंह पर मास्क लगाना न भूलें। और वायु प्रदूषण से बचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, कचरा न जलाएं, धुएं से बचें और गंदगी भी ना फैलाएं, जहां तक वो स्वच्छता का ख्याल रखें। जी। यानी कि वही वायु प्रदूषण की बात चलती है तो एक घर में 3-3, 4-4 वाहन होते हैं, कार होती है, स्कूटर्स होती है, बाइक होती है, पर हमारी ये कोशिश हो कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और कभी कभी कारपूल के माध्यम से भी हम जा सकते हैं। ऐप के माध्यम से जानकारी मिलती है कि 4 लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो उसका उपयोग करें। और शाम के वक्त अगर जाना है तो हम लोगों को आदत होती है ना कि चलो 1-1.5 किलोमीटर तक जाना है तो भी बाइक निकालें, पर ऐसा ना करें। 1-1.5 किलोमीटर नहीं, हमें पास हमें पड़ोस में 10 कदम भी जाना है तो गाड़ी तो हमें पैदल भी चलना हो जाएगा। और बस हाथ में एक अपना घर के बनी हुई जो झोला थैली ले ले, और पॉलीथीन की नहीं होनी चाहिए, पॉलीथीन की नहीं, कपड़े की बनी थैली ले ले, और वो अपनी खरीदारी करते हुए पैदल भी चलना हो जाएगा और अपनी खरीदारी भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बातें हमने करी, अगर आपको लगता है इन सब के बावजूद आप कहीं न कहीं बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और है ना, ये बीमारी नहीं होगी जब हमारे फेफड़े जो है मजबूत होंगे, तो उसके लिए हमें प्राणायाम, व्यायाम, श्वसन संबंधी एक्सरसाइजेस जरूर करना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से दूर रह सके। बिल्कुल रह सके। और इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं ना, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। कई बार उन्हें कफ की शिकायत हो जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और निमोनिया का कारण बन जाते हैं। तो अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और अभी क्या ख्याल रखना है? अभी तो वही एक गीत सुनते हैं। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना,
आई हो जीवन में मेरे, प्यार 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 कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आप दोनों बहनें सखी सहेली प्रोग्राम में काफी समय बाद आई है। आप दोनों बहनें आपसी तालमेल बखूबी से बनाई रखती हैं, जो प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक बना देता है, और गीत भी बड़े अच्छे अच्छे सुनवाती है। बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। भाई जो कौमी एकता सप्ताह मना रहे हैं उनका एक उदाहरण दे दिया है दोनों बहनें। जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतिवर्ष नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को पूरी दुनिया इस गंभीर बीमारी से कैसे बचा जाए, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, COPD पर, उसके बारे में लिखते हैं। तो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के प्रति जागरूकता पैदा करना। जी, हमारे बहुत सारे साथी इस विषय में बहुत सारे संदेश लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे ये एक साथी ये भी लिखते हैं कि वायु मार्ग रोग, ये रोग नलियों को प्रभावित करते हैं, जो ऑक्सीजन और अन्य गैसों को फेफड़ों और बाहर ले जाते हैं। ये आमतौर पर वायु मार्ग को संकीर्ण या अवरुद्ध कर देते हैं। वायु मार्ग रोगों में अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंक्यूलाइटिस और ब्रोंकियोइक्टेसिस, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले व्यक्तियों के लिए भी मुख्य विकार है। और वायु मार्ग रोगों वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक स्ट्रॉ के माध्यम से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यानी लक्षण वो बता रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि समय रहते इन लक्षणों की पहचान बहुत जरूरी है ताकि इसका उचित इलाज किया जा सके। वैसे तो COPD के लक्षण आमतौर पर तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान न हो जाए। हालांकि कुछ संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। गंध है, ठंडी हवा, वायु प्रदूषण, सर्दी या संक्रमण के कारण इस तरह के लक्षण ट्रिगर हो सकते हैं। जी। और हमारी एक सखी ये लिखती है कि भाई पेड़ लगाए तभी तो पर्यावरण शुद्ध होगा। और एक हमारे साथी ने अभी, जैसे हमने ऐतिहासिक धरोहर की बात करी, तो ये लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के आसपास ऐतिहासिक धरोहर है, उनमें ककन मठ जो 11वीं शताब्दी में निर्मित बताया गया है। यह धरोहर ऐसा लगता है जो कभी भी गिर सकता है, यानी तिरछा है, लेकिन वर्षों से वह स्थिर है। इसी तरह मितावली नामक स्थान है जो पुराने संसद भवन की प्रतिकृति है। यहाँ से 64 योगिनी मंदिरों का नमूना दिखाई देता है। उक्त दोनों स्थानों पर भगवान शंकर विराजमान है। अरे वाह, कितना सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। ये जरूर वहां पर गई होंगी तभी इतना सुंदर वर्णन ये कर पाई हैं। तो हमें तो इन धरोहरों से प्यार करना चाहिए और अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। अपनों से, जो अपने लोग हैं उनसे भी हमें प्यार करना चाहिए। और इस गीत से भी तो हमें प्यार है। सुनते हैं गीत। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे
मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो सोनाली, आपके टिफिन में आज लड्डू और जो इडली थी उसके बारे में मुझे बताइए, वो कैसे बनाते हैं? हमारे एक सखी ने लिखकर भेजी भाई लड्डू की रेसिपी। 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी पिसी हुई मूंगफली, 2.5 कटोरी पीसी शक्कर, बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, इलायची और 1 कटोरी घी में तला हुआ पोहा, 2 बड़े चम्मच तिल भुने हुए और घी में तला हुआ आधी कटोरी गोंद। पोहे और गोंद को दरदरा कूट ले। बेसन गेहूं के आटे को मिक्स करके सुनहरा घी में भून ले। अब इसमें डाल दे, अच्छे से सब मिला ले। पीसी हुई शक्कर डाल दे और घी कम लगे तो और डाल दे, जिससे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर ले। साथ ही हमारी एक सखी ने पनियारम की रेसिपी, यानी इडली के घोल से बना हुआ नाश्ता है जो हल्की तली हुई इडली जैसा कुरकुरा होता है। इडली के बचे हुए घोल में जो है नमक, मिर्ची, अजवाइन सब डाल के उसे अप्पे के जो तवा आता है गड्ढे गड्ढे वाला, उसमें डाल के बना ले। साथ ही अगर आपको मीठा बनाना है पनियारम तो उसमें गुड़ और नारियल वगैरह डाल के बना सकते हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी तैयार हो गई हमारी ये रेसिपी। और लेकिन खाते समय हम थोड़ा सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।